बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी? अली हैदर, उमैर खान, आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर पता नहीं कौन है ये, अवैस तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये आप सर मैं जी। नोमान अली सर, ओके नोमान अली सर। ओके ओके, वेलकम नोमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह से हैं? सर, आप ठीक है सर? आपकी अल्लाह का सेहत ठीक है सर? शुक्र, बिल्कुल जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त। आज आप ज्वाइन कर लिया आपने? कल यस सर, आपको। अभी मैं तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर जाके मैं अपने मामू के घर में हूँ। वहाँ से ज्वाइन किया है मैंने आज। दैट्स वंडरफुल यार, ये पैशन माशाल्लाह आपका लर्निंग का, और जबरदस्त यार। आई रियली अप्रिशिएट कि थैंक यू आपने सो मच सर, इतनी जो थैंक है यू ना सर। वो पेन ली है अपनी इस ट्रेनिंग के लिए। सो दिस विल इंशाल्लाह पे बैक यू, ठीक है? और इंशाल्लाह इस इंशाल्लाह सर। इस लर्निंग का आपको डेफिनेटली लेटर ऑन इंशाल्लाह इन योर प्रोफेशनल जो कैरियर है उसके अंदर इंशाल्लाह फायदा होगा। थोड़ा सा आप काइंडली अपने बारे में अगर हम बता दें, बाकी फोरम तो ऑलरेडी मेरे साथ चल रहा है थ्रू आउट दी ट्रेनिंग्स। तो आप ये स्पेसिफिक शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ आए हैं, अगर आपने बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर देंगे तो ओके सर, ज़रूर। बाकियों को भी ज़रूर थोड़ा सर। श्योर। सर मेरा नाम नोमान अली है। मैं बाजोड़ एजेंसी नियर बॉर्डर विद अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। और मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ सऊदी अरबिया में। और अभी वापस तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। और अभी वापस पाकिस्तान आया हूँ तो मेरे पास तकरीबन 3 महीने थे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये फायर सेफ्टी ये सर्टिफिकेशंस जो है ये करना चाहिए। वैसा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो मैं शादी के लिए आया था। लेकिन बस फिर मैंने कहा कि चलो वो भी एक एक्टिविटी है और साथ में ये भी कर लेते हैं। तो फिर बाद में मेरे लिए एक बेनिफिट रहेगा ये। तो वेरी इसलिए गुड। अभी मैं इंशाल्लाह ये कोर्सेज अभी सर, सॉरी टू से सर, कोर्स स्टार्ट करने से पहले सर अगर आप ये आईएसओ के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ना सर, ये आईएसओ 4501, ये इंटरनल ऑडिटर सर, इस चीज़ में सर थोड़ी कन्फ्यूजन है सर कि ये जो मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल और क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका जो डिफरेंशिएशन है सर, अगर आप वो साथ में समझाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी बहुत सर। सॉरी जबरदस्त टू कट क्वेश्चन, सर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। आई रियली अप्रिशिएट। मैं इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी इजी लैंग्वेज में आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करवाऊंगा, और ये सारा कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको दूंगा। आज की ट्रेनिंग आपके लिए बड़ी इफेक्टिव होगी इंशाल्लाह। सो वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट यू पिक, और इस पे इंशाल्लाह डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं? मीन्स के कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑयल एंड गैस है? और दूसरा ये भी बताएं कि ऑलरेडी आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशंस, पहले आपने कोई आयोश होशा वगैरह या नीबोश वगैरह कोई किए हुए हैं, या कहीं और से मतलब सऊदी से कोई ट्रेनिंग्स वगैरह आपने की हुई हैं? उस बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, नहीं सर, सऊदी अरब से मैंने कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं किया है। अभी हम्म। मैं यहाँ जब पाकिस्तान आया तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं आई निबोश आई डिप मैं ज़रूर करूँगा। हम्म। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है आई डिप के बारे में। मैंने हम्म। कहा चलो जब मैं वापस सऊदी जाके तो मैं आई डिप जो है उसमें दाखिला लूँगा ज़रूर। और जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं मैंने पाकिस्तान में किए हैं। और ये फायर सेफ्टी के कोर्सेज जो है ये फायरमैन और लीडिंग फायरमैन, ये कोर्सेज मैंने किए थे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पेशावर से। तो और साथ में आयोश ओशा और फर्स्ट एड जो है ये पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी से मैंने किया था। यहाँ बाजोड़ में इसका एक ब्रांच है यहाँ पर। हम्म। वेरी ग्रेट, जबरदस्त। इसका मतलब है कि आपको माशाल्लाह बैकग्राउंड नॉलेज है इस फील्ड का, अच्छा खासा आपको नॉलेज है। इसलिए जरूरी होता है ये पूछना, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि मैं अंडरस्टूड करता हूँ कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्पेसिफिक लोग हैं जो इस फील्ड से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इनका, तो उनको उन टर्म्स पे बहुत ज्यादा जोर लगाने की मुझे जरूरत ना पड़े। और लेकिन अगर बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हो तो फिर डेफिनेटली मैं हर टर्म को वेल डिफाइंड एक्सप्लेन करना करना मुझे फिर पड़ जाता है, लाजमी करना पड़ता है।
So I'm really very happy for your this introduction, and I wish you for your life which you have started, your new married life, and along with that your professional life as well. I wish you all the best and many success थैंक यू for सो मच your सर। future for both lives. क्योंकि ये एक दूसरे के जज़ाकल्लाह सर। साथ इंटीग्रेटेड है। आपका बरकत होगी माशाल्लाह, आपने एक नई जिंदगी का सफर शुरू किया है, और साथ साथ आपने यस सर। लर्निंग का जो एक पैशन है उसकी वजह से साथ आपने इस बात को भी अडॉप्ट किया है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी थिंकिंग है, सर बजाय इसके सॉरी कि सर, आप। मैं एक एक पॉइंट इंक्लूड करना चाहता हूँ। जो मेरे दोस्त है यहाँ पर, उमर खान अली हैदर भाई और हैदर अली, मैं उनके लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग सेफ्टी फील्ड में आएंगे तो ये समझ के आना कि मैंने इसमें बहुत कुछ करना है, मैंने मैनेजर लेवल तक जाना है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने सिर्फ जॉब करना है एक सब कॉन्ट्रैक्टर में या कॉन्ट्रैक्टर में से मैंने सिर्फ जॉब करना है। इंस्पेक्टर और मैनेजर, बस इसका जो सफ़र है, ये ज़रूर, ये मैनेजर की जो कुर्सी है वो अवेल करना बहुत ज़रूरी है सर। सऊदी अरब में मैनेजमेंट के लेवल पे जो जॉब्स होते हैं ना सर, वो बहुत सिक्योर होते हैं। जो जबरदस्त आपने इंफॉर्मेशन दी। मैं तो अपने थैंक यू लर्नर्स भाईजान, थैंक यू। मैं तो अपने लर्नर्स को इससे वेलकम आगे वेलकम। की जो है वो सोच देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैनेजर से भी ऊपर सोचिए, दैट इज यू हैव टू बी द हेल्थ एंड सेफ्टी लीडर्स। यू हैव टू सेट द स्टैंडर्ड्स। मतलब आपने अपने आप को इस तरह ग्रूम करना है, इस तरह इस लेवल पे आपने लेके जाना है कि आपके नीचे मैनेजर्स काम कर रहे हो, आपको डायरेक्टर लेवल पे एक मतलब लीडर के लेवल के ऊपर मैं देखना चाहूंगा। ठीक है। सो उस एम को, उस ऑब्जेक्टिव को सामने रख के आपने अपनी लर्निंग करनी है, अपना मतलब अपनी प्रोफेशनल कैरियर की प्लानिंग करनी है। और मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों का पैशन देख के। अमूमी तौर पे पाकिस्तान में ये कल्चर है कि लोग ज्यादा इस फील्ड को इतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब लोगों में शऊर है। लोग मतलब जैसे पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल काम कर रही है, हमारे जैसे और लोग भी काम कर रहे हैं इस फील्ड को थोड़ा अवेयर करने के लिए, लोगों को इसकी अवेयरनेस देने के लिए। बड़ी सैक्रेड फील्ड है ये बेसिकली। इस पे पहले भी बात हो चुकी है कि प्रिवेंशन फ्रॉम हार्म, लोगों को नुकसान से बचाना एक सैक्रेड ड्यूटी है। ये सिर्फ जॉब ही नहीं है, ये एक मुकद्दस जिम्मेदारी भी है। ठीक है ना। तो उस एंगल से भी आप सोचें, इससे आपकी ना सिर्फ मतलब फाइनेंशियल खुशहाली आती है, आपको अच्छी जॉब मिलती है, आपका कैरियर ब्राइट होता है, बल्कि आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन भी होती है जब आप अपने आप को लेटर ऑन किसी स्टेज पे जाके सोचते हैं कि यार मैंने क्या किया जिंदगी में। जब आपको पता चलता है कि यार मेरी एफर्ट्स से, मेरी कोशिशों से, मेरी प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज थी उनकी वजह से कई लोगों की जानें बच गई, एक्सीडेंट होने से बचत हो गई, इंजरीज होने से बचत होगी, प्रिवेंशन होगी, जो खतरात हो सकते थे उनको मैंने टाइमली आइडेंटिफाई किया और उनके ऊपर मैंने एफर्ट की, कोशिश की, और लोगों की मैंने जान भी बचाई, उनकी हेल्थ को भी सेव किया, उनकी फिजिकल इंजरीज से भी प्रोटेक्शन की। तो ये एक जो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन है ना, ये भी बहुत बड़ा रिवार्ड है आपका इस फील्ड के अंदर। ठीक है। सो थैंक यू मिस्टर नुमान फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज की अपने टॉपिक की ओके तरफ। सर, आई एम इन द मूड। यस सर, ओके ओके सर। Sure, sure. Thank you. So now we are going to discuss the ISO 45001 Health and Safety Management Standard. अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं, बैकग्राउंड भी दे दूं, और जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि डिफरेंशिएट करना इन आईएसओ स्टैंडर्ड्स के अंदर, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो ट्रेनिंग का फॉर्मेट है वो इस तरह होता है कि ये 40 मिनट्स का एक सेशन होता है, उसके बाद ये सेशन ऑफ हो जाता है और फिर हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा हम अपनी उसी लिंक्स के साथ दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। और 3 सेशन होते हैं मिनिमम हमारे। अगर हमारा टॉपिक कवर हो जाए तो हम 3 सेशन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो चौथा सेशन भी हम कर लेते हैं। उम्र उसकी नौबत आती नहीं है, बट ये है कि डिपेंड करता है हमारी इस मटेरियल के ऊपर कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कंप्लीटली। सो चलो मैम, बेसिकली जो आईएसओ के जो स्टैंडर्ड है, आईएसओ क्या है? बेसिकली आईएसओ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, ये नुक्ता आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि अक्सर जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो आपसे कोई सीनियर पूछता है ना कि यार आईएसओ को एब्रिविएट करो,
तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कहते हैं आई से तो इंटरनेशनल बनता है, एस से सिस्टम बनता होगा, ओ से ऑर्गेनाइजेशन बनता होगा। मतलब आप उसके जो मतलब लेटर्स है ना उनके मुताबिक एब्रिविएट करने की कोशिश करते हैं, जो कि अक्सर गलत करते हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग इसमें गलती कर जाते हैं। जबकि इसकी जो करेक्ट एब्रिविएशन है वो ISO मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन पहले आएगा, एस चूंकि हालांकि पहले है ओ से, लेकिन इसका स्टैंडर्डाइजेशन का जो वर्ड है वो बाद में आएगा। तो इसको हमेशा आपने अपने पल्ले से बांध लेना है इस बात को, क्योंकि अक्सर ये इंटरव्यूज के अंदर बड़े बड़े सीनियर लोग गलती कर जाते हैं, और उसकी वजह से फिर एक बैड इंप्रेशन बन जाता है। लोग कहते हैं यार कि देखो ये क्लेम कर रहा है कि जी मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ, लीड ऑडिटर हूँ, ट्रेन हूँ मैं, बट इसको ISO का भी एग्जैक्टली एब्रीविएट करना नहीं आता। तो इसको हमेशा आपने ज़हन नशीन रखना है इस नुक्ते को। उसके बाद हम बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ISO जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1945 में ये स्टैब्लिश हुई थी। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद और पर्पस क्या है? बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स बनाती है, ठीक है ना। अब देखें, मैनेजमेंट सिस्टम को इन्फोर्स करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स बनाती है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड्स क्या होती है? स्टैंडर्ड्स वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मतलब हमें गाइडेंस होती है कि जिनको फॉलो करके एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट सिस्टम हम अपनी कंपनी के अंदर स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं ना, तो वहां पे मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही होती है, ठीक है ना। मसलन आप हेल्थ एंड सेफ्टी को ही ले लें। अब हेल्थ एंड सेफ्टी कोई छोटी फील्ड तो नहीं है, इसमें बेशुमार काम आपको करने पड़ते हैं। मसलन सेफ्टी इंस्पेक्शन भी होती है, रिस्क असेसमेंट्स भी होती है, कहीं पे वर्क एट हाइट हो रहा होगा, कहीं पे जो है वो टूल बॉक्स स्टॉक हो रही होगी, कहीं पे सेफ्टी ऑडिट्स हो रहे होंगे, कहीं पे कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटीज हो रही होंगी, कहीं पे और इस तरह की बेशुमार जो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर फॉल करती हैं एक्टिविटीज, वो हो रही होती हैं, ठीक है ना। अब सिस्टम क्या करता है? सिस्टम इन तमाम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है। सिस्टम बेसिकली एक मतलब है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक मजमुआ होता है, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में काम करते हैं मिलके। आप इसकी मिसाल ले लें, गाड़ी। गाड़ी भी एक सिस्टम है। इंसान का जिस्म, इंसान खुद एक सिस्टम है। आप देखिए, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं इंसान के बॉडी के अंदर, हाथ है, पाँव है, दिमाग है, आंखें हैं, ठीक है ना। अब ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं और बेशुमार हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, तब एक इंसान मुकम्मल एक सिस्टम के तौर पे काम करता है, ठीक है। अगर कोई भी एक कंपोनेंट आपका वाइटल कंपोनेंट अगर आपका खुदा ना खास्ता मिसिंग हो जाए, उसमें वो गड़बड़ करना शुरू कर दे, तो आपको पूरे जिस्म में उसकी तकलीफ महसूस होती है, ठीक है। इसी तरह अगर एक गाड़ी है, ये इसके भी डिफरेंट, ये मशीन है, कोई भी मशीन है या गाड़ी है, ये भी एक सिस्टम है बेसिकली, विच इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। उसमें टायर भी है, उसमें गियर भी है, उसमें स्ट्रक्चर भी है, उसमें इंजन भी है, उसमें और सैकड़ों किस्म के कंपोनेंट्स हैं। वो सारे कंपोनेंट्स जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से जब ज्वाइंट होते हैं आपस में, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, तो तब वो सिस्टम काम करता है। अगर मिसाल के तौर पे अगर उस गाड़ी को आप उसका एक पहिया निकाल के साइड पे रख दें, तो क्या तीन पहियों से वो गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी, क्योंकि वो एक उसका एक सिस्टम का एक कंपोनेंट जो है वो अनफंक्शनल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं एक प्रोसेस के, उनके अंदर हम एक ऑर्गेनाइज्ड अगर सोच लेके आ जाए, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम लेके आ जाए, तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है, बल्कि परफॉर्म ही वो सिस्टम के थ्रू करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो मतलब आप इवन के आपके जो ये जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, इनके जो सिस्टम्स हैं, ये मतलब आपको हर जगह पे मिलेंगे। अमेरिकन सिस्टम्स हैं, ISO के सिस्टम है, उसके अलावा आपके ब्रिटिश सिस्टम्स हैं। इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। स्टैंडर्ड्स बेसिकली एक एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनको फॉलो करके, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके हम जो है ना वो एक इफेक्टिव सिस्टम इस्टेब्लिश कर पाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
तो जिस तरह अगर हम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आईएसओ चूंकि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी मौजूद है, और ये एक रिकग्नाइज्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किए जाते हैं दुनिया में, ठीक है। और इनकी ऑडिटिंग भी होती है, और इनकी सर्टिफिकेशन के लिए आपको काफी एफर्ट करनी पड़ती है। इनके स्टैंडर्ड्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी कंपनी के ये टैग लगा हुआ हो इनका कि जी आप आईएसओ सर्टिफाइड है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं एज कंपेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोकल सिस्टम्स पे काम कर रही होती है। क्योंकि जो आईएसओ के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं ये बड़े थॉरोली रिसर्च होते हैं। आईएसओ जो है वो मुख्तलिफ कमेटीज बनाती है, बॉडीज बनाती है, ठीक है। उसमें टेक्निकल लोग होते हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बनाना होता है, मसलन इनके क्वालिटी से रिलेटेड भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड मौजूद है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी मौजूद है, हेल्थ एंड सेफ्टी से अभी ये जो 2018 का फर्स्ट आईएसओ का स्टैंडर्ड है जो आईएसओ ने हेल्थ एंड सेफ्टी के टॉपिक के ऊपर बनाया। इससे पहले आईएसओ का अपना कोई भी स्टैंडर्ड मौजूद नहीं था हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। हालांकि उनके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बहुत पुराने चल रहे हैं, इन्वायरमेंट के चल रहे हैं, फूड सेफ्टी के चल रहे हैं, इंटरनल ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, एचआर मैनेजमेंट, मार्केटिंग के हर फील्ड से, मतलब है कि तकरीबन कोई 25,000 के लगभग स्टैंडर्ड्स ये बना चुके हैं टू दिस डेट, मोर देन 25,000, जब से 1945 से ये ऑनवर्ड काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इनकी जो स्टैंडर्ड्स का मेकिंग का प्रोसेस होता है, जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट होती है, ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर होता है। इसमें बड़ी रिसर्च होती है, पहले मतलब जिस टॉपिक से रिलेटेड इन्हें स्टैंडर्ड बनाना होता है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, इनकी कमेटीज की मीटिंग्स होती हैं, और हर एंगल से हर चीज से उसको देखा जाता है। फिर वो एक डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड के तौर पे मार्केट में पब्लिश किया जाता है इस आईएसओ की तरफ से, और ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ किया जाता है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यानी आप अगर आईएसओ 45001 का जो एक स्टैंडर्ड है इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप अपने आप को क्लेम कर सकते हैं कि हम एक सक्सेसफुल इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा है, उन रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बेसिकली हमारा मेन पर्पज है। सबसे पहले तो मैं आपको इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि ये साथ साथ आगे भी चले। अब मैंने आईएसओ का स्टैंडर्ड के बारे में आपको कर ही दिया, बट एक फॉर्मली इसको हम कह सकते हैं इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है जो कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को कायम करने के लिए, को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें मदद फराहम करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। स्टैब्लिश का मतलब होता है कि ये एक पूरा फ्रेमवर्क, जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम उनको फॉलो करके वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो क्लॉजेस की फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। अगर हम उनको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हम एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम जो है हेल्थ सेफ्टी का वो इम्प्लीमेंटेड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब एक अच्छा इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हमारी कंपनी में काम कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो गई है। हमारे जो रिस्क हैं उनको कंट्रोल किया गया है, बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है, और मतलब है कि हम प्रोएक्टिवली, मतलब है कि बजाय इसके कि हम एक्सीडेंट का वेट करें, हमारे एक्सीडेंट की रेशो में कमी आई है। और हम क्योंकि प्रोएक्टिवली मीन्स के हम एक्सीडेंट का वेट किए बगैर एक प्रिवेंशन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं हैजर्डियस सिचुएशन को, रिस्क को, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली हम अपने कंट्रोल में ये प्लेस कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली आईएसओ 45001, जिसका मकसद क्या है कि इसका एक इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना, ठीक है ना, ताकि हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। ये हमारा
ISO 45000 का ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। अब आज की जो हमारी ट्रेनिंग है इसका पर्पस क्या है, इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, क्या आप सीखेंगे, इसको मैं इसमें आपको एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ISO 45001 स्टैंडर्ड। ये जो ISO का स्टैंडर्ड है इसकी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। इसके जितने क्लॉजेज हैं, इसकी जो फाउंडेशन है उसका डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। मैं ब्रीफिंग दूंगा आपको एक एक क्लॉज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम इसको मेंटेन करने की तरफ जाते हैं, मेंटेन किया जाता है ऑडिटिंग के थ्रू। तो आपको एक एज ए इंटरनल ऑडिटर अगर इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का ऑडिट करना है अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो इसको स्टैंडर्ड को यूज करके एक अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ऑडिट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर डिटेल ब्रीफिंग होगी। इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में मैं आपको इस पूरे स्टैंडर्ड का को एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, और दूसरे में इंटरनल ऑडिटिंग की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह ब्रीफ करूंगा। So this training will enhance participants' understanding for prompt workplace safety and ensure compliance with legal and regulatory requirements. ठीक है। जब आप ये दोनों चीजें सीख जाएंगे, मतलब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे 45001 को और इंटरनल ऑडिटिंग के प्रोसेस को, तो ऑब्वियसली फिर आप एक मतलब है कि अपनी ओवरऑल जो हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ ISO ये कहती है कि ना सिर्फ आप ये एक इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करें, बल्कि इसको चेक भी करें कि ये परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना। बस अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग के एंड पे आपकी इवैल्यूएशन होती है जिसको एग्जाम कहा जाता है। तो एग्जाम का क्या मकसद होता है? एग्जाम का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको टेस्ट किया जाए कि आपने जो सीखा उसमें कितनी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई। ठीक है ना। उसके जो आपकी एग्जाम के अंदर जो आपकी कारकर्दगी होती है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि आप कितना किस लेवल की अचीवमेंट कर चुके हैं। क्या अब अभी आपको मजीद मेहनत की जरूरत है, या आपने बहुत अच्छे सीखी है वो ट्रेनिंग और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या अब बिल्कुल मतलब आपको कुछ चीज समझ नहीं आई और आप अंडर परफॉर्मेंस है। तो फिर ये होता है कि इसमें एक क्लॉज है क्लास 10 जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अंडरस्कोर रहेगी तो फिर आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट। क्योंकि ये जो ISO का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है ये स्टैटिक नहीं है, इसमें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का तस्वर मौजूद है कि जैसे एक पहिया घूमता रहता है ना, इस वक्त इसी तरह ये इसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ग्रेजुअली उनके अंदर मूवमेंट होती रहती है जिससे आपकी ग्रोथ, आपकी जो प्रोग्रेस है, जिस भी टॉपिक का आपने मैनेजमेंट स्टैंडर्ड अपनी कंपनी में अप्लाई किया हुआ है उसमें इंप्रूवमेंट हो रही होती है। मसलन अगर आप HR को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप HR का जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है ISO का उसको उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मसलन आप मार्केटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ISO के मार्केटिंग स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मसलन आप इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इनका जो इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी टॉपिक की आप कारकर्दगी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप उसका मैनेजमेंट स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। तो और इसी तरह कंपनीज के पास जो इनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं वो उन्होंने उस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई किया हुआ होता है और वो काम कर रहा होता है, फंक्शनल होता है, और वो आफ्टर ए थॉरो ऑडिट, क्योंकि इसका जो ऑडिट होता है वो एक तो इंटरनल ऑडिट ऑडिट होते हैं जो कि रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज होती हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल ऑडिट जिनको हम थर्ड पार्टी ऑडिट्स कहते हैं। वो जो ISO की ऑर्गेनाइज्ड कमेटीज होती हैं या उनके जो अप्रूव्ड जो बॉडीज होती हैं उनके जरिए वो ऑडिट परफॉर्म किया जाता है और देन फिर आपको तो इसकी सर्टिफिकेशन मिलती है। और जब आपको ISO की सर्टिफिकेशन बड़ी मुश्किल से मिलती है, जब आपको मिल जाती है तो आप प्राउडली अपनी कंपनी के नाम के साथ लिख सकते हैं कि वी आर ISO सर्टिफाइड। और ये मतलब है कि इसका बड़ा एडिड एडवांटेज है आपको, आपके जो कंपटीटर होंगे उससे ज्यादा बेहतर बिजनेस आपको मिलेगा, आपकी कंपनी के बारे में एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी और इस तरह आप आगे ग्रो करेंगे। हमने इस मकसद को अचीव करने आज की ट्रेनिंग में क्या वो जो मेन जो हमारा जो पर्पस है उसकी अचीवमेंट के लिए जो हमारे माइलस्टोन मैंने सेट किए हैं, ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको
इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, इस स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, इसका स्ट्रक्चर ब्रीफ करूंगा, और ऑल रिक्वायरमेंट्स जो है स्टैंडर्ड की उनके बारे में आपको कंप्लीट ब्रीफिंग दूंगा। उसके बाद हम इंटरनल ऑडिट प्रिंसिपल्स की बात कर लेंगे कि आइडेंटिफाई प्रिंसिपल्स एंड सिस्टमैटिक स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट्स। ठीक है, पहले हमें प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, उसके बाद फिर ऑडिटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। एक सक्सेसफुल जो ऑडिटर होता है इंटरनली, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को ऑडिट करता है, वो उसको किन टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए, जिसके बाद एक इफेक्टिव तरीके से अपना ऑडिट परफॉर्म कर सकता है। ऑब्वियसली जब हम टेक्निक्स के बाद फाइनल जो हमारी एफर्ट होती है वो हमारी रिपोर्ट के ऊपर होती है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट जो होती है एक बड़ी थॉरो एक्सरसाइज होती है, ये बड़ी प्रोफेशनल रिपोर्ट होती है। ये आम रिपोर्ट इंस्पेक्शंस की, या जो आम हम सेफ्टी इंस्पेक्शंस करते हैं या चेकलिस्ट के थ्रू इंस्पेक्शंस करते हैं, ये वो रिपोर्ट नहीं होती। ये बड़ी डिटेल रिपोर्ट होती है, इसके काफी सारे पार्ट्स होते हैं इस रिपोर्ट के, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो रिपोर्ट के मतलब भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो ये चार ऑब्जेक्टिव जब हम अचीव कर लेंगे तो हम कह सकेंगे कि हमने अपना पर्पस अचीव कर लिया, यानी हमें 45,001 के बारे में नॉलेज भी मिल गया, और इसका ऑडिट कैसे करना है इस मैनेजमेंट सिस्टम का उसके बारे में भी हमें स्किल आ गई है। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह। अब हम बात कर लेते हैं जी कि इस जो स्टैंडर्ड है आईएसओ का 45,000 एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, इसकी बेस क्या है, इसकी मतलब है कि फाउंडेशन क्या है। आईएसओ की जो टीम है जब उन्होंने ये डेवलप किया स्टैंडर्ड, इसका डॉक्यूमेंट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं इंशाल्लाह जब इसको एलएमएस के अंदर लगाऊंगा ना, तो ये प्रेजेंटेशन भी आपको मिलेगी, साथ साथ आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और साथ इसका जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जो आईएसओ ने पब्लिश किया हुआ है, ठीक है ना, वो भी मैं उस एलएमएस के अंदर इंशाल्लाह ताला आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अगर आप आईएसओ की वेबसाइट पे चले जाएं तो वो अच्छी खासी कॉस्ट है उसकी, वो मतलब है कि चार्ज करते हैं उस स्टैंडर्ड को। अगर आप परचेज करें तो हमारे पास तो कॉपीज पड़ी हुई है, इसलिए फिर हम मतलब है कि ट्रेनिंग के दौरान उनको यूज करते हैं, उनकी जो डिजिटल कॉपीज हैं हम दे देते हैं, तो वो सर जी। कल वाली ट्रेनिंग के भी नोट्स वगैरह नहीं अपलोड हुए। कल वाली ट्रेनिंग, हाँ वो आज मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। उसमें कल वाली ट्रेनिंग की प्रेजेंटेशन तो मैंने कर दी थी और क्लासेस भी हो गई थी, बस उसके नोट्स रह गए हैं। वो असल में थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन थी, मैंने करनी थी, तो वो आज जरा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बल्कि मैंने कर ली है। आज मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड कर दूंगा, वो आपको मिलेगा उसके अंदर मटेरियल इंशाल्लाह सारा। आपको पता है काम का प्रेशर बहुत होता है ट्रेनिंग्स का भी, इसलिए पूरी एफर्ट के बावजूद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतलब लेट हो जाती है, तो सॉरी फॉर दैट। तो बेसिकली रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है, इस स्टैंडर्ड की जो अप्रोच है या इसकी जो बेस है वो क्या है, ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है। ये थिंकिंग ये है, इसको हम कहते हैं ना प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना। प्रोएक्टिव क्या होती है कि एक होती है रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव क्या होती है कि आप अपनी कंपनी में जो है ना इंतजार करते रहे कि यार कोई हादसा होगा, तो फिर उस हादसे को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इस हादसे की रीजन क्या थी, इसकी कॉजेज क्या थी, तो फिर हम उसके मुताबिक कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे, उसके मुताबिक उसकी करेक्शन करेंगे। ये होती है रिएक्टिव अप्रोच। जबकि जो सेफ्टी की पॉजिटिव थिंकिंग है, जिसको हम प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं, वो क्या होती है कि आप हादसा होने से पहले उसकी असेसमेंट करें, अपनी कंपनी के अंदर तमाम जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, तमाम जो मशीनरी काम कर रही है, तमाम जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको असेस करें। आप उनको असेस करने से पहले आप जाने कि हैजर्ड क्या चीज होती है, उसके बाद उसको उसके अंदर जो रिस्क होता है वो किस तरह क्रिएट होता है, और रिस्क के लिए मतलब किन चीजों का होना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो प्रोएक्टिवली का मतलब ये होता है कि आप हादसे का इंतजार न करें, आप हादसे से पहले उसको रोकने की कोशिश करें। ठीक है ना, टू प्रिवेंट दी एक्सीडेंट्स बेसिकली रिस्क बेस्ड थिंकिंग होती है, जिसको कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखो, एक होता है ट्रीटमेंट जो कि डॉक्टर आपका इलाज कर देते हैं जब आपको बीमारी हो जाती है, तो जो रिएक्टिव अप्रोच होती है उसमें क्या चीज ठीक नहीं है, और जो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है उसमें क्या चीज ठीक है, इसका भी मैं फर्क आपको बता देता हूँ। जो रिएक्टिव अप्रोच होती है ना, मसलन अगर आपको फर्ज करें
खुदा ना खास्ता कोई छोटी मोटी भी डिजीज हो गई है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने अगर उसको सही आइडेंटिफाई कर लिया, डायग्नोज कर लिया, तो वो उसकी ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा आपका, ठीक है ना। तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब कंपनी फिटेड कोई भी चीज आती है, आपको पता होगा गाड़ी है कोई भी चीज, अगर एक दफा उसका एक नट खुल जाए, एक दफा उसका नट खुल जाए, तो दोबारा बेशक आप बिल्कुल वैसे ही उसको फिट कर दें, लेकिन कभी भी वो 100% वैसे फिट नहीं होता। यानी जिस तरह वो नेचुरल एक कंपनी फिटेड एक चीज आती है, जब वो एक दफा खुल जाती है ना चीज, हालांकि आप उसको बंद भी कर देते हैं एज इट इज, लेकिन फिर भी वो 99% तो फिट हो सकता है, 100% कभी नहीं होता। तो इसी तरह इंसान का भी यही हाल है कि इंसान को अगर कोई हैजर्ड हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई डिजीज हो जाए, तो अगरचे डॉक्टर उसका इलाज तो कर देते हैं, उसको ठीक तो कर देते हैं, लेकिन वो 100% कभी भी ठीक नहीं होता। तो उससे बेहतर ही होता है, वो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप बीमारी के होने से पहले प्रिवेंशन करें। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से प्रिवेंशन जो है ये ज्यादा बेहतर होती है। और ये जो हमारी रिस्क बेस्ड थिंकिंग है ना, जो आईएसओ के जितने भी स्टैंडर्ड है, खासकर ये हेल्थ एंड सेफ्टी, इसकी बेस क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच। रिस्क बेस मतलब आपने रिस्क को असेस करना है, रिस्क को मौका नहीं देना कि वो आपके लिए हादसे का बायस बन जाए, ठीक है ना। आपने मौके से पहले उसको असेस करना है। मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं, अगर उनके अंदर कोई इस किस्म की एक्टिविटीज मौजूद हैं जो आप नुकसान कर सकती हैं, तो आप अपने नॉलेज की बेस के ऊपर जो आप हेल्थ एंड सेफ्टी में सीखते हैं, जिसके कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करना होता है, उनके उनको आप कंट्रोल करें ताकि आप हादसा होने से पहले उसको रोक सकें। ये होती है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। आई होप कि अब आपको इंशाल्लाह ताला रिस्क बेस्ड थिंकिंग की जो एक फेयर अंडरस्टैंडिंग है, वो एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं जी। आगे है मतलब है कि ये प्लान डू चेक एक्ट साइकिल क्या है। ये भी फाउंडेशन है। जिस तरह रिस्क बेस्ड थिंकिंग एक बेस है आपके आईएसओ स्टैंडर्ड्स की, इसी तरह ये तमाम जो आईएसओ के स्टैंडर्ड है, इनके अंदर ये खूबी ये है कि इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, ठीक है ना। अब ये 4 क्लॉज का एक साइकिल है, एक मॉडल है जिसको हम पीडीसीए मॉडल कहते हैं। ये बेसिकली जितने भी आईएसओ के स्टैंडर्ड है उनके अंदर मतलब अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है जी के प्लान में मतलब आप चीजें प्लान करते हैं, डू में आप उनको परफॉर्म करते हैं, चेक में आप ये देखते हैं कि मैंने उसको मतलब जो मैंने प्लानिंग की थी वो जब मैं उसको परफॉर्म किया, तो चेकिंग के दौरान आपको पता चला है कि आपने कितना अच्छा मतलब है कि जो आपने प्लानिंग की थी उसके मुताबिक काम किया या नहीं किया। और जब आप चेक कर लेते हैं तो फिर आप एक्ट करते हैं अगर कोई गलती हो गई है आपसे। मतलब है कि प्लान फेज में आपने मसलन मिसाल के तौर पे आप यूं देखें कि आपने प्लान किया कि जी मैंने फलां मंथ के अंदर ये वाला एग्जाम जो है उसमें अपीयर होना है, ठीक है ना। और आपने प्लान ये सोचा कि जी मैंने 80% मार्क्स उसमें लेने हैं, ठीक है ना। अब जब मतलब ये आपकी प्लानिंग होगी, ठीक है, उस 80% मार्क्स के लिए प्लानिंग में मजीद भी आपने एक्टिविटीज की ना, मसलन आपने पढ़ना शुरू किया, आपने उसको थोरली जो है ना उसके ऊपर मेहनत शुरू की। फिर जब एग्जाम का टाइम आ गया उसको हम कहते हैं डू फेज। जब आप एग्जाम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डू फेज। उसके बाद जब डू आपकी फेज कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसकी चेकिंग शुरू हो जाती है आपके एग्जाम की। तो चेकिंग के दौरान में पता चलता है कि आपने जो प्लान किया था जी मैंने 80% मार्क्स लेने हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में 80% से कम आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग में कोई फर्क था, उसमें कोई कमी रह गई, आपके मतलब एफर्ट में कोई कमी रह गई। अब आप चेक करके आपको पता चलेगा कि वो कितनी कमी रहेगी। مثلا अगर आपने 70% मार्क्स अचीव करनी है, इसका मतलब है कि आपका टारगेट था 80% अचीव करना, आपने 70% अचीव किए, तो आपको 10% मजीद आपने अचीव करने हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो फिर क्या करेंगे आप? एक्ट करेंगे। एक्ट मीन्स कि दोबारा प्लानिंग करेंगे। आप अपनी जो पहली प्लानिंग है आप उसको रिव्यू करेंगे, आप देखेंगे क्या उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई, कोई उसमें फॉल्ट तो नहीं था जिसकी वजह से मैं सही तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका। तो आप अपनी करेक्शन करेंगे, ठीक है ना, आप अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे और दोबारा प्लान करेंगे अपना करेक्टिव एक्शन प्लान, इसको कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड के अंदर।
तो आप उसको कैप यानी करेक्टिव एक्शन प्लान बनाएंगे और फिर दोबारा उसको एग्जाम देंगे, फिर दोबारा उसकी चेकिंग होगी। फिर अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए 80%, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी अचीवमेंट कर ली। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी में या आईएसओ के स्टैंडर्ड्स के अंदर यही पीडीसी ये साइकिल जो है ये वर्क कर रहा होता है। इसमें ये प्लानिंग में आप क्या करते हैं, डिटरमिन एंड असेस ओएचएस रिस्क, मतलब जितने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क होते हैं उनको डिटरमिन करते हैं, या हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं कि मसलन अगर आपने देखा कि कोई पुरानी मशीनरी है आपकी कंपनी के अंदर, वो बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रही है, उसमें नॉइज लेवल बहुत ज्यादा है, आपने उसकी असेसमेंट की, आपने उसमें पता चला कि जी नॉइज लेवल ज्यादा है उसमें, आपने रिकमेंड कर दिया मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट के अंदर कि इसका नॉइज लेवल ज्यादा है, इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अब वो मैनेजमेंट उसको रिप्लेस कर देती है, नई नई मशीनरी आ जाती है, उससे बेहतर कोई मशीनरी आ जाती है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है कि पुरानी मशीनरी से आपकी जान छूट गई, ठीक है ना। इसी तरह मतलब है कि और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाती है जब आप इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ जाती है बीच में, ठीक है ना। तो इनको आप असेस करते हैं, उसके बाद आप हेल्थ एंड सेफ्टी की ऑब्जेक्टिव, मसलन अगर आप देखते हैं कि कहीं पे जब आप रिस्क की असेसमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि रिस्क का लेवल क्या है। अगर हाई लेवल है तो फिर आपने उसको कंट्रोल भी करना है। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी, आपने जब अपने रिस्क को असेस किया, पता चला कि जी आपके जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं, ठीक है ना। आपका जो फ्लीट है ड्राइवर्स का पूरा, वो उनकी एक्सीडेंट की रेशियो बहुत ज्यादा है। तो क्या करेंगे, आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे उनको रिड्यूस करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या जी, पहले तो आप असेस करेंगे कि वो ड्राइवर्स किस वजह से वो एक्सीडेंट कर रहे हैं, मतलब उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या उनकी ट्रेनिंग नहीं है, क्या उनकी गाड़ियां ठीक नहीं है, या वो सुस्ती करते हैं, या कोई ह्यूमन एरर है, या कोई और वजह है। आपको असेस करने के बाद फिर आप अपनी प्लानिंग करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, ठीक है ना, तो आप कहेंगे जी कि अगले 3 माह के अंदर हमने उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है ताकि सारे ड्राइवर जो है कॉम्पिटेंट हो जाए, मतलब वो अच्छी ड्राइविंग करें और हमारा जो एक्सीडेंट रेट है वो रिड्यूस हो। तो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपनी पॉलिसी बनाएंगे और उससे फिर आप अचीव करने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो फिर डू फेज में आएंगे, आप उनको आप इंप्लीमेंट करेंगे। मसलन आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया जी कि हमने अपने ड्राइवर्स को 3 माह के अंदर सबको एक नई ट्रेनिंग देनी है, ठीक है ना। और जब वो आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे तो फिर आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे उस प्रोसेस को, यानी उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे आप। और अगर आप वो 3 माह के अंदर अचीव कर लेते हैं तो दैट मीन्स उसकी 3 माह के बाद उसकी मॉनिटरिंग होगी, यानी जो आपने प्लान किया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन किया आपने, फिर आपने उसको चेक किया कि कितने ड्राइवर्स आपके 3 माह में ट्रेंड हो चुके हैं, 10 हुए हैं, 20 हुए हैं, 50 हुए हैं, या कितने परसेंट अभी बाकी रह गए हैं। तो फिर जो रह गए होंगे उनकी करेक्टिव एक्शन प्लानिंग आप फिर दोबारा से करेंगे, नया प्लान बनाएंगे। और इस तरह ये सर्कल जो है पीडीसीए साइकिल जो है ये एक फंक्शनल काम करता रहेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी। तो जो मैं चंद सेकंड रह गए हैं इस सेशन में कंप्लीट होने में, अगर ये अचानक शट ऑफ हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम 5 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा इसी लिंक से आपने